ओके, सो जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस की वजह से जहाँ पे काम बहुत आसान हो रहा है और फास्ट हो रहा है, स्टोरेज कम ले रही है, रिलायबल हो रहा है, एक्यूरेसी एडअप हो रही है, एफिशिएंसी एडअप हो रही है, रिडंडेंसी रिमूव हो रही है। व्हाट इज रिडंडेंसी? इट्स टर्मिनोलॉजी फ्रॉम डेटाबेसेस। रिडंडेंसी बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को, सेम पीस ऑफ रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन अगर स्टोर होगा तो एक वो आपका किसी काम का नहीं है, स्टोरेज इंक्रीज करेगा, कॉम्प्लेक्शंस इंक्रीज करेगा। सो इट्स अ फीचर ऑफ अ डेटाबेस दैट प्रोवाइड मिनिमम लेवल ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंसेस क्या है, वो ये सारी जो है वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, उससे काम बहुत एफिशिएंट हो रहा है, स्टोरेज कम हो रही है, एक्यूरेट डाटा है, एक्यूरेसी है, रिट्रीवल ऑफ डाटा आसान है, लेकिन साथ ही कुछ फेयर्स और क्वेश्चंस और चेंजेस भी आ जाते हैं। सबसे पहला फेयर जो कंप्यूटर साइंस की, हमजा आपने अभी तक हाथ खड़ा किया हुआ है, एनीथिंग एल्स? नो मैम, पहले का ही है वो, मैंने लॉक कर ली। ओके, इट्स ओके। जो सबसे पहला फेयर क्या होता है, जो फेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जैसे जैसे कंप्यूटर रिप्लेस करते हैं तो जिस काम को क्लर्क कर रहा है कंप्यूटर से रिप्लेस हो गया है, जो लेबर काम कर रही है उसकी जगह पे जो है कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए हैं। लेकिन इस फेयर को ओवरकम किया जा सकता है कि आप उन स्किल्स को अपने अंदर पैदा करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, एट द एंड अगर आप कंप्यूटर आ गया आपकी जॉब प्लेस पे, तो आप उस कंप्यूटर को चलाना सीखें। कंप्यूटर को एट द एंड स्थान नहीं चलाना है, तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। यू शुड हैव टू प्लान दीज थिंग्स दैट डेवलप सच सॉर्ट ऑफ स्किल्स कि आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है। ठीक है, जॉब या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी तरह से इस बात को कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो एज अ वर्कर कंप्यूटर साइंस की वजह से या एज एम्प्लॉय, एक फेयर तो नहीं कह सकते, बट ये है कि आपकी मॉनिटरिंग बहुत हो सकती है। जैसे अगर आप लोग ऑनलाइन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकती है, तो देखा जा सकता है कि इस पर्सन ने विद इन द टाइम वो काम किया है या नहीं किया, या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अब आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पे स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है, वो इसी वजह से एडअप किया गया था कि देखा जा सके क्या वाकई क्यूरीज जेन्युइन है या नहीं। स्क्रीन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होगी तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा प्रेशर होगा। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे वो कैमरा भी ऑन करवा लेते हैं कि आप लोगों की कैमरे में भी जो है रिकॉर्डिंग की जा सके, ताकि जो है चीटिंग के चांसेस कम हो। सो इट्स मीन दैट जो स्ट्रिक्ट वे ऑफ मॉनिटरिंग है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से इन वर्क इन्वायरमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे प्रोफेशनलिज्म की अचीव करना ज्यादा आसान। क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद आ जाता है इसमें, जी जी मैम यस मैम। जी, फिर आ जाता है जी इम्पैक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। जैसे भी मैंने बात की कि डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स जो हैं वो चेंज हो रही है। जैसे अब हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल बना, तो इट्स मीन दैट वी नीड मोर टेक्निकल पर्सन। इससे पहले शायद हमें सर्वर को हैंडल करने के लिए इतने लोगों की जरूरत ना पड़े, वेबसाइट को हैंडल करने के लिए जरूरत ना पड़े। पहले इससे पहले कोई पोर्टल था ही नहीं, अब वो पोर्टल जनरेट हुआ है तो उसको हैंडल करना, उसकी क्यूरीज को टैकल करना, हर डिपार्टमेंट में उसके लिए फोकल पर्सन को हायर करना। सो मीन्स दैट न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं और उनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है दैट यू नीड टेक्निकल पर्सन फॉर दैट। क्योंकि अगर एक ही पर्सन, अगर डब्ल्यूडीसी की टीम ही सारे डिपार्टमेंट्स की क्यूरीज को डायरेक्टली स्टूडेंट से कैरी करना लग जाए, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट टू हैंडल देम। सो इट्स गुड कि हर डिपार्टमेंट में एक फोकल पर्सन हो जो अपने डिपार्टमेंट की जो है मेजर क्यूरीज को ले, और फिर क्योंकि ज्यादातर क्यूरीज एक जैसी होती हैं और उसको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए, उसको नॉलेज टेक्निकल दिया जाए कि किस तरह से उसने टैकल करनी है मेजर क्यूरीज को, जो कॉमन क्यूरीज है, तो वो खुद ही उसको सॉर्ट आउट कर ले। हाँ, अगर कोई क्यूरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है या इस पर उसका कमांड नहीं है, तो देन दे शुड कांटेक्ट द डब्ल्यूडीसी। मींस दैट जॉब डिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर अवेलेबल है, और जो न्यू जॉब्स हैं उनकी जो वैकेंसीज जो हैं वो क्रिएट हो। So why it's happening due to the technology. ठीक है, अब जैसे मेरा अंदाजा है कि इंशाल्लाह ताला कोरोना खत्म हो जाएगा, प्रॉबेबली नेक्स्ट सेमेस्टर फिजिकल हो जाए इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब इस पोर्टल के ऊपर इतना काम हुआ है, इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर इतना लेबर है, और एक अच्छा सिस्टम वर्किंग मॉडल में है, तो मेरा अंदाजा है कि यूनिवर्सिटी इसको जरूर आगे भी यूटिलाइज करेगी किसी न किसी फॉर्मेट में।
तो फिर इस तरह से क्या है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो भी चेंज हो रही हैं और न्यू जॉब या वैकेंसीज भी बन रही हैं। क्लियर हो रहा है? तो इन जॉब डिस्क्रिप्शंस या इन वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए यू नीड दो टाइप्स ऑफ स्किल्स। जैसे आजकल के दौर में कंप्यूटर साइंस में अब डेटाबेसेस हर सिस्टम के साथ अटैच है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर मैनेजर्स, इन सब की जॉब्स जो हैं ये बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। सो आप इन जॉब्स की डिस्क्रिप्शंस या इन स्किल्स को अगर अपने अंदर गेन करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। ठीक है, मतलब कि ये है कहने का कि वक्त के साथ साथ आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है। अगर ड्यू टू सम रीजंस आप अगर कोई जॉब कर भी रहे हो लेकिन अगर आप मूव करना चाह रहे हो सो यू शुड गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारे डिपार्टमेंट में एक सर होते थे, वो एमफिल कर रहे थे फिजिक्स में, वहां से उन्होंने जंप किया था कंप्यूटर साइंस में। वो कि उन्होंने अपना फिजिक्स में कंप्लीट किया बट ही सेड कि मुझे ना एक कंप्यूटर का शौक भी था और मुझे था कि कंप्यूटर की डोमेन में ज्यादा जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ। तो वो फिर सर हमें बता रहे थे कि अभी तो मैं टीचर हूँ, चाहे मैं फिजिक्स में भी करता तो मैं टीचर ही बन सकता था, लेकिन मैंने अपनी जॉब स्टार्ट में फैमिली को सपोर्ट करना होता है, खुद भी आगे बढ़ना होता है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, डेटाबेसेस को हैंडल की, प्रोजेक्ट्स बनाए, तो सर ने इसके थ्रू काफी सारा ग्रूम किया जो शायद वो फिजिक्स की डोमेन में इतनी तेजी से और इतनी जल्दी ना कर पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि हर दौर में, हर जमाने में कोई ना कोई लैंग्वेजेस होती हैं, कोई ना कोई स्किल्स होती हैं जो आगे बढ़ाती हैं इंसान को। आजकल के दौर में क्या है वो कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, याद है हम लोगों ने एफएससी में पढ़ा था वो चर्चिल था जिसको एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि उसको वो आती नहीं थी जर्मन। जर्मन तो उसको आती थी, वो कौन था जिसको एडमिशन नहीं था मिला? उसको एक लैंग्वेज नहीं आती होती थी, उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी। आई थिंक एफएससी की बुक में हमने स्टोरी पढ़ी थी। तो उसने एडमिशन टेस्ट में सारे पेपर पर डॉट 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 डाल दिए थे। तो जब उसका एग्जाम चेक हुआ तो उसके प्रिंसिपल ने कहा कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट है और उसको एडमिशन दे दिया था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात साबित हुई कि इंग्लिश ही न्यू लैंग्वेज होगी और जिनके पास इंग्लिश की कमांड की स्किल्स हैं वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह आजकल के दौर में जो है वो कंप्यूटर साइंस की ही ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो आप किसी भी डोमेन से अगर ताल्लुक रखते हो, आप उसकी किसी भी एक डोमेन में थोड़ी बहुत ही सही एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो आपके पास एक अर्निंग वे ऑफ अर्निंग होगा जिसके थ्रू जो है आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। इवन आप सिंपल डाटा एंट्री की जॉब को देख लो, वो इतनी अवेलेबल होती है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और कुछ आपकी जो है अर्निंग सोर्स भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाटा एंट्री जो है वो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में ही परफॉर्म की जाती है। तो कोशिश किया करें अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करें, टाइपिंग को अच्छी करें। फारिग वक्त में गूगल पे बैठ के टाइपिंग टेस्ट खेला करें, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है आपकी टाइपिंग स्पीड के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें वो हैं जो आगे आपके काम ही आएंगी। ठीक है, सो दीज आर द स्किल्स। फिर स्किल्स को आप इम्प्रूव और ग्रो कैसे कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू ही आप इन स्किल्स को अपने इम्प्रूव, जैसे मैंने टाइपिंग की एग्जांपल दी, गूगल पे जाके आप कभी स्टोर करना, टाइपिंग टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसमें वो खुद से वर्ड्स देते हैं, ऐसा टाइमर चल रहा होता है। फिर जो जितने वर्ड्स आपने एंटर किया एट दी एंड वो आपको उसका रिजल्ट शो करते हैं और बताते हैं कि आप लिस्ट में कितने नंबर पे हो। तो जैसे जैसे आप खेलोगे ना तो आप देखोगे अगर शुरू में आप 30 वर्ड एंटर कर रहे हो या 15 चलो कर रहे हो, कुछ ही दिनों में या इवन एक ही दिन में 2 से 3 गेम्स खेलने के बाद ही आप काफी हद तक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील करोगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप इस चीज को कितना प्रैक्टिस करते हो, किस किस हद तक स्किल्स को अपने अंदर जो है वो मर्ज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है जी। फिर आगे इन्होंने डिस्कशन की हुई है अबाउट टेली कम्युनिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ आईसीटी की तरफ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ताकि इसके अंदर रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इवन बच्चे आजकल ना, मतलब आपको पता है हर दूसरे घर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगा होता है, उसका मसला खड़ा हुआ होता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है, उसके हार्डवेयर में अक्सर मसला होता है, सिग्नल्स का इश्यू होता है। अगर आप थोड़ा सा इसका भी नॉलेज ले लो हार्डवेयर का, ब्रॉडबैंड इंटरनेट से रिलेटेड, तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके अलावा आप लोग उस सिस्टम से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही थी मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके सॉल्यूशंस को सॉर्ट आउट करो, तो इनको टैकल कर लो। तो ये भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी बन सकती है, आपको अपने इर्द गिर्द भी काफी सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी सी ग्लोबल वर्कफोर्स की, कि ग्लोबली
जो है किस तरह से वर्क एनवायरनमेंट या एम्प्लॉयमेंट का जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। सबसे पहले इसमें आ जाता है ऑफशोरिंग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑफशोरिंग? किसी को पता है ऑफशोरिंग क्या होता है? ऑफशोरिंग जॉब्स क्या होती हैं? ऑफशोरिंग कंपनीज क्या होती हैं? ऑफशोरिंग कंपनीज या ऑफशोरिंग जॉब्स क्या होती हैं? बेसिकली आउटसाइड द कंट्री आप काम करते हो। कंपनी है तो वो आपके टाइम जोन में या आपकी कंट्री में नहीं होगी, उनका ऑफिस जो होगा आउटसाइड द कंट्री होगा। इसी तरह ऑफशोरिंग जॉब्स कौन सी हैं कि आप किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, कि मे बी आप अपने मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क के में काम, किसी दूसरे टाइम जोन में काम कर रहे हो, मीन्स दैट ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, या आप फिजिकली उधर अवेलेबल हो। जैसे ऑनलाइन आजकल की जॉब ज्यादातर जो होती है वो आप टाइम जोन डिफरेंट होता है, क्लाइंट्स के साथ टाइम डिस्कशंस हो रही होती हैं, टाइम जोन चेंज होता है, कंट्री की बाउंड्रीज चेंज होती हैं, तो वो सब क्या है ऑफशोरिंग है। इसके अलावा ज्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज को जमीन से निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये भी ऑफशोरिंग जॉब्स ही होती हैं अवेलेबल। तो फिजिकली दैट यू हैव टू बी देयर, इंजीनियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज होते हैं, तो वो क्या है कि डिफरेंट टाइम जोन में यहाँ काम करें। तो इस तरह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ करीब करीब है, इन सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इन सेंस ऑफ रिसोर्सेज। इसी तरह दुनिया जो है वो ग्लोबली ग्लोबल विलेज है इन सेंस ऑफ अ वर्क प्लेस टू, और इसमें आपकी ऑफशोरिंग जॉब्स और ऑफशोरिंग कंपनीज जो है वो मेजर पार्ट रोल जो है वो प्ले करती हैं। ऑफशोरिंग जॉब्स या ऑफशोरिंग कंपनीज या ऑफशोरिंग वर्क प्लेस के अगेंस्ट होता है ऑनशोरिंग। ऑनशोरिंग का मतलब होता है कि होप इसकी प्रोनाउंसिएशन में ठीक कर रही हूँ। ऑनशोरिंग होता है कि विद इन द कंट्री आप अपने ही टाइम जोन में काम जो है वो परफॉर्म करें, ठीक है। सो अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है या आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली विद इन द कंट्री भी काम करो और कोशिश करो कि आउटसाइड द कंट्री भी काम करो, ताकि जो है आप प्रोफेशनली ग्रो कर सको। इसके लिए ना सिर्फ आपकी स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, या जॉब अपॉर्चुनिटी या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से स्किल्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी लाजमी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने कम्युनिकेट करना है मे बी डिफरेंट लैंग्वेज के पर्सन के साथ, तो आपने किस तरह से उससे कम्युनिकेट करना है। और फिर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश, यू शुड स्पीक दैट, और आपको बात करना है या एटलीस्ट कम से कम अपनी बात कन्वे करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। अच्छा, आपके ख्याल में ऑफशोरिंग कंपनीज की जॉब्स कौन कौन सी होंगी? कंप्यूटर साइंस की डोमेन से ही बता दो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। मैम जैसे हम फाइवर पे काम मैम करते किसी हैं। एजेंसी एजेंसी वगैरह जॉब। चलो एजेंसी वगैरह पे आ जाता है। जैसे आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हो, आप डिफरेंट लोगोस बना के दे रहे हो, डिजाइन बना के दे रहे हो, एप्स बना के दे रहे हो, और आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आउटसाइड द कंट्री हैं, तो फिर टाइम जोन डिफरेंट होगा, आपकी मीटिंग्स जो है वो डिफरेंट टाइम जोन में परफॉर्म हो रही होंगी, तो वो सारी की सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है वो ऑफशोरिंग है। फिर यहाँ से अगर आपको कोई फिजिकली आप जाते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करते हो, कोई भी जॉब वहां पर परफॉर्म कर रहे हो, तो वो भी आपके ऑफशोरिंग जो है वो जॉब में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कॉल सेंटर्स होते हैं, हेल्प डेस्क होती हैं, जो कि आपको ये सब जो जॉब्स हैं ये ऑफशोरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन के अंडर ही लाइक है, ठीक है। तो वहां पे आपकी पेमेंट जो है फिर वो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो अपनी कंट्री के हिसाब से पे कर रहे हैं, या हम जिस टाइम जोन में रहते हैं उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पे करें, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली सही चेंज होता है। हर कंट्री के वर्किंग आवर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी पेमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं डिफरेंस होता, लेकिन थोड़ा बहुत सही पर होता जरूर है। और फिर देखें ऑफशोरिंग जॉब्स का जो होता है ना, सबसे बड़ा एडवांटेज भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। अगर एडवांटेज इन दैट सेंस, इंडिविजुअल एडवांटेज, अगर आप डॉलर में अर्न कर रहे हो तो वो डॉलर पाकिस्तान में आके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देंगे, लेकिन ये ओवरऑल किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है कि डॉलर और रुपीस की जो है वो रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर ये इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल पर्सन अगर इस तरह से अर्न कर रहा है तो उसको काफी इस चीज का फायदा हो। क्लियर हो रहा है? जी मैम।
फिर यही इम्पैक्ट ऑफ ऑफशोरिंग में सबसे पहले आपकी करेंसी आ जाती है। इंडिविजुअली अगर डिफरेंस ज्यादा है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो आपको फायदा देगा लेकिन कंट्री की इकोनॉमी को फायदा नहीं देगा। लेकिन यही डिफरेंस अगर हम उसको फ्लिप कर दें, अगर हमारी साइड से कम आ रहा है और हम वहाँ के उस मुल्क के हिसाब से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा कि ये आप लोगों का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ बेटर अप्रोच कि आपकी देखो, अगर आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग करनी है और अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग भी अच्छा बनाना है, तो ऐसा ही हो कि जो करेंसी का लेवल है वो सेम सेम। जैसे अगर एक जॉब आपको यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफर हो रही है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में रह के उधर के लिए काम करते हो तो फिर आपको डॉलर में पेमेंट होगी, और डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा। यही जॉब अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाके करते हो तो भी ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा, लेकिन फिर क्योंकि आपने वहीं पे रहना है, आपके एक्सपेंस भी फिर उन्हीं के हिसाब से होंगे। आपका मतलब रेंट हो गया या घर खुद खरीद रहे हो, आपकी ग्रोसरी हो रही है, फिर वो उनकी इकोनॉमी के हिसाब से आपकी होगी। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे रिस्पेंड करोगे तो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से आपको ये फायदा देगा। लेकिन ये चीज ओवरऑल स्टेट के लिए या इकोनॉमी के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं। आपको समझ आ रही है ना? सो मीन्स दैट देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस इन ऑफशोरिंग जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल होनी बहुत जरूरी। ठीक है, आप में से कोई बच्चा है जो इस तरह जॉब करता है ऑनलाइन? यस मैम। जी, अगर आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थोड़ी क्लास पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी, क्योंकि फिर ना सिर्फ आपकी जो इम्पैक्ट में आपकी ना सिर्फ करेंसी आ जाती है, फिर द वे ऑफ पेमेंट भी मीन्स अबाउट कि वो किस तरह से आपको पेमेंट कर रही है। ये चीज क्योंकि इसमें ना फ्रॉड का फैक्टर भी आ जाता है। अगर किसी ऑथेंटिक वे में आपने वो टास्क परफॉर्म नहीं किया या ऑथेंटिक साइट्स को यूज करके नहीं परफॉर्म किया, तो अक्सर लोग जो है एंड पेमेंट के टाइम पे वो इधर उधर हो जाते हैं। और ये फ्रॉड जो है ना सिर्फ ऑफशोरिंग बल्कि ऑनशोरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी में भी रहता है कि पेमेंट के टाइम पे वो काफी सारे जो है वो प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। तो ये चीज ना सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट जाती है, बल्कि ये आपकी जो आपके पर्सनली आपके लिए भी बैड हो जाती है। और जिस पर्सन ने आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी दी है, डेफिनेटली आप फिर उसको अगर रेट कर रहे हो तो आप उसको बैडली रेट करोगे, किसी दूसरे कमेंट नहीं करोगे, तो उस पर्सन के लिए भी खराब होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में ऑफशोरिंग जॉब्स काफी सारी अवेलेबल हैं। एक ये है कि हमारे इस कंप्यूटर साइंस की डोमेन में इंडिया काफी आगे है। प्रोग्रामर्स और आईटी कंपनीज इंडिया में काफी सारी हैं। तो जो बाहर दूसरे ममालिक हैं वो ज्यादातर हम लोगों से कोडिंग का काम लेते हैं, और छोटे छोटे या बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो है वो हमें दिए जाते हैं। वो लोग ज्यादातर डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, न्यू फीचर्स के ऊपर, रिसर्चेस के ऊपर फोकस करते हैं। कोडिंग का ज्यादातर काम जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज ज्यादा लिया जाता है। बांग्लादेश में, हालांकि बांग्लादेश को हम समझते हैं कि वो इतना जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी काफी सारी आईटी कंपनीज हैं, इंडिया में भी हैं। तो वो सब क्या है, वो परफॉर्म करती हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर्स ज्यादातर वो हायर करती हैं, और जो वो ऑफशोरिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन कंट्रीज में ज्यादा है, पाकिस्तान में। ठीक है, ओके जी। ये आ जाती है प्रॉब्लम्स एंड साइड इफेक्ट्स में, मैंने अभी डिस्कस किया। करेंसी का आ जाता है, पेमेंट का आ जाता है, इकोनॉमी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर इकोनॉमी को फायदा नहीं हो रहा मींस दैट हम अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें, हमारी कंट्री की स्किल्स जा रही हैं, लेकिन एट द एंड इसका कोई ना बेनिफिट जो है वो इकोनॉमी को नहीं। So there should be a check and balance in offshoring jobs opportunities के जो आपकी इकोनॉमी है उसको मस्त फायदा हासिल होना चाहिए। क्लियर हो गया? और अगर हम अपने एम्प्लॉयज यहाँ से स्किल्ड एम्प्लॉयज जो हैं यहाँ से बाहर भेज रहे हैं और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सो देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन के वो अपनी स्टेट को या अपनी कंट्री को भी कोई ना कोई फायदा पहुंचाएंगे, या इधर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या अपनी स्किल्स को इतने साल उन्होंने मस्ट इस कंपनी में या सॉरी इस कंट्री में जो है वो यूटिलाइज करना है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स आपको आइडिया है, इंडिया और पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी फेमस है, क्योंकि हमारा मेडिकल का सिस्टम जो है उसमें एक तो उसमें एडमिशन ही बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमारी जो
फैकल्टी है, द वे वी टीच, और फिर क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास हॉस्पिटल्स में बहुत रश होता है, तो रियल जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आपके पास तजर्बा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो डॉक्टर्स या मेडिकल की फील्ड में एक्सपीरियंस मीन्स लॉट, दैट्स वाई हमारे पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज के डॉक्टर्स की दूसरे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मांग होती है। लेकिन इकोनॉमी को क्या नुकसान पहुंचता है कि हमारी एंड वो सर्व अगर किसी और कंट्री को करेंगे तो फिर ये साइड इफेक्ट है कि नेगेटिव होगा कंट्री के लिए। सो इट्स बेटर अप्रोच कि हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रखें कि जो भी इस कंट्री से या इस स्टेट से या इस सिटी से डॉक्टर बन रहा है तो उसने उस कंट्री को या स्टेट या सिटी को मस्ट कितने साल सर्व कर, ताकि थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज के बिल्कुल भी नहीं कि हम उनको बाउंड ही कर दें कि वो सिर्फ हमारी कंट्री को सर्व करें। दे शुड गो अब्रॉड, उनको वहाँ पे भी ऑफ कोर्स जरूर जाना चाहिए, सर्व करेंगे, आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, ग्रूम करें, बट देयर शुड बी अ रूल दैट दे हैव टू सर्व विद इन द कंट्री टू। और ये सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अगर हम हर डोमेन के ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर दें तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ इंडिविजुअली एडवांटेजेस हासिल किए जा सकते हैं बल्कि स्टेट को भी और इकोनॉमी को भी काफी जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एथिक्स ऑफ हायरिंग फॉरेन वर्कर्स। कोई बता सकता है क्या एथिक्स हो सकते हैं? एथिक्स कहते किसको हैं? एथिक्स बोलते हैं इखलाकियात को, मॉरल वैल्यूज को बोलते हैं। सो एथिक्स फॉर हायरिंग फॉरेन वर्कर्स, अगर आप दूसरे मुल्क के वर्कर्स को हायर कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ एथिक्स, एक तो होता है ना लॉ इम्पोज किया जाता है, और कुछ एथिक्स जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले मॉरल वैल्यूज हैं कि अगर आप पर्सन को फिजिकली अपनी जॉब लोकेशन पे ला रहे हो, सो द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो सबसे पहले उसने रहना कहाँ पे है, उसका खाना पीना, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसमें जिस हद तक आप उसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कंपनसेट कर सकते हो, यू शुड गो फॉर दैट। फिर उसके बाद उसको प्रॉपर एक हॉलीडे या छुट्टी का, वेकेशंस का उसका सिस्टम होना चाहिए ताकि वो बैक एंड अपनी फैमिली से मिल सके, जिस टाइम जोन से या जिस कंट्री से वो आया वो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जा सके, वो मिल सके। ये इन सेंस ऑफ फिजिकली अगर वो उस लोकेशन पर मौजूद है। ऑनलाइन अगर काम हो रहा है तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा फील होती है कि कोई टाइम और किसी भी चीज को कंसीडर नहीं किया जाता है। आधी रात को भी हो रहा है काम, सुबह भी हो रहा है, तो कोई टाइम जोन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इफ यू आर हायरिंग अ वर्कर्स, ऑनलाइन वर्कर्स, और ऑनलाइन आप उनसे काम ले रहे हो, तो आपको टाइम जोन का मस्ट ख्याल रखना चाहिए। चलो कभी कभी हो सकता है, लेकिन हर दफा ये नहीं है कि अगर आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है तो आप उनके टाइम जोन के हिसाब से जरूर उसको कंसीडर करो कि वहां पे इस वक्त क्या टाइम है। ठीक है, तो दीज आर द एथिक्स जिसमें हम लॉ को तो नहीं इम्पोज कर सकते। लॉ ज्यादातर होता है फिजिकली वर्कर्स को जब बुलाते हैं तो उनको रिहाइश, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, वेकेशंस, इन सब के ऊपर होता है। तो टाइम जोन का ख्याल रखा जाए। कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा स्लोली बात करें, और वोकैबुलरी जो है वो इतनी है डिफिकल्ट या टफ ना यूज की जाए, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए ताकि कम्युनिकेशन के साथ और जो वर्कर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी कर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस तो मैम। इस तरह आप लोगों ने इखलाकियात का या एथिक्स का ख्याल रखना है अगर आप लोगों ने फॉरेन वर्कर्स को जो है वो हायर करना है फॉर योर जॉब्स। जैसे हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ज्यादातर लोग दुबई जाते हैं, ये यूएई वाली साइड्स पे जाते हैं और छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, मजदूर होते हैं, लेबर का काम उनसे लिया जाता है, और अक्सर के हालात काफी बुरे होते हैं। उनका लॉ भी इतना इम्पोज नहीं करता, स्टेट भी उनकी इतनी ऐसा मदद नहीं करती, उनकी मजबूरियां उनको वहां ले जाती हैं। बट इट्स अ गुड थिंग कि वो जो स्टेट है वो उनके लॉ को इम्पोज करे और उनके एटलीस्ट बेसिक राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये वो रियल लाइफ से एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है वो काफी हद तक बेहतर तरीके से जाना। ठीक है,
Now moving to the next topic, that is about employee communication and monitoring. जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, the way of monitoring भी चेंज हो रही है. तो आप जैसे अभी ऑनलाइन हम इवन क्लास ले रहे हैं, we have to share this link in the group ताकि हम बता सकें कि एक तो ये क्लास कंडक्ट हो रही है, एंड सेकंड हम एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, फोकल पर्सन जो है वो कभी भी क्लास में एंटर हो. तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टीचर को भी और स्टूडेंट को भी इस चीज का आइडिया होगा कि जो हमारी जो चेक एंड बैलेंस है और कोई भी मॉनिटर करने किसी भी वक्त आ सकता है. तो जितना इसके फायदे हैं उसी तरह मॉनिटरिंग की टैक्टिक्स या मॉनिटरिंग की टेक्निक्स जो हैं वो चेंज हो रही है, या व्हाट शुड आई से कि वो मोर प्रोफेशनल हो. क्लियर हो रही है ना ये बात? अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो कोशिश, अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऐड अप किया है, मेरे ख्याल में थोड़े अर्से तक कैमरा भी ऑन कर देंगे ताकि आपकी एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर किया जा सके, जज किया जा सके, ताकि पेपर का जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो इंक्रीज हो सके. क्लियर हो गया? जी मैम. ओके जी. फिर आ जाता है जी नेक्स्ट एथिकल लर्निंग अबाउट एनी जॉब एप्लीकेशन. अच्छा, एक बात याद रखना कि जैसे मैंने आप लोगों से सीवी ली है ना, आप लोगों के असाइनमेंट्स में काफी हद तक अच्छी सीवीज भी थी, अनप्रोफेशनल थी. वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को जब ग्रो करता है ना तो सीख जाता है कि किस तरह से हमने चीजों को इम्प्रूव करना है. एक बात याद रखना, जब भी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही सीवी आप बिल्कुल ऐसे हर जगह भेज दो. थोड़ी सी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपने स्किल्स को जरूर गो थ्रू किया करो. तो इस तरह अपनी सीवी को थोड़ा एडिट करके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भेजा. ठीक है, सीवी मींस अ लॉट. अच्छा जी, फिर आ जाते हैं रिस्क एंड रूल्स फॉर वर्क एंड पर्सनल कम्युनिकेशन. अब आपने, मैंने जैसे आपको डाटा प्राइवेसी का टॉपिक बताया था कि आपने जब आप एक जॉब लोकेशन पे हो तो आप लोगों ने किस तरह से अपने एम्प्लॉयज के साथ या को वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करना है. फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग आपस में दोस्त बन जाओ, बट ऑन द फर्स्ट डे वो आपके दोस्त नहीं होते. दे आर योर कोलीग्स, दे आर योर एम्प्लॉयज. तो आपने उनको अपने कोलीग्स या एम्प्लॉयज की तरह ही लेकर चलना है. फ्रेंड्स क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हम इनफॉर्मल हो सकते हैं, हम हंसी मजाक कर सकते हैं, हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, पर्सनल डिस्कशंस कर सकते हैं, मांग सकते हैं कुछ भी. जबकि आपको अपने कोलीग्स या अपने को वर्कर्स के साथ या दूसरे एम्प्लॉयज के साथ आपने इस तरह से बिहेव नहीं करना. जैसे मैंने आपसे कहा था किसी से ये पूछना कि उसकी पे कितनी है, इट्स अ बैड थिंग. तो यही आप सवाल अपने दोस्त से पूछोगे तो वो एक और जो है वो मेन में लाई करेगी चीज. फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना, इसके अलावा उनसे रिलीजन इंटरेस्ट पूछना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे डिस्कशन करना. यू शुड नॉट गो फॉर द सच सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स इन योर जॉब एनवायरनमेंट विद योर कोवर्कर्स. ठीक है, तो ज्यादा टू द पॉइंट रहने की कोशिश की, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को जानने की कोशिश की, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को जानने की कोशिश की. क्योंकि अब ना मैंने ये चीज फील की है कि पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है, जॉब लोकेशन पे तो बहुत ज्यादा होती है. बहुत कम लोग होते हैं जो न्यू वर्कर्स को या न्यू एम्प्लॉयज को जो है वो वेलकम करते हैं. ज्यादातर जो होते हैं वो नहीं गाइड करते और वो एक अपने ही टाइम जोन में या अपने ही जो अपने ही सर्कल में रहते हैं और बहुत कम किसी से बात करते हैं या किसी की मदद करते हैं. तो अगर आपको कोई ऐसे पर्सन मिल जाए जो आपकी मदद कर रहे हैं या आपको कुछ सिखा रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड. फिर इस चीज से लर्न करना है कि कल को खुद भी न्यू एम्प्लॉयज को थोड़ा सिखाना, उनसे बात करना, उनको कंफर्टेबल जोन में लेके आना. बहुत कम लोग होते हैं जो न्यू वर्कर्स को कंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं, ज्यादातर लोगों को बस अपनी बड़ी होती है. सो ये है कि आप लोगों ने ये एथिकली हम इस चीज को इम्पोज कर सकते हैं. इसके ऊपर कोई लॉ को इम्पोज नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्यादातर लोग होते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके सामने एक न्यू वर्कर ने अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया तो उनको आइडिया होता है कि इसमें इतनी सारी गलतियां हैं, लेकिन वो कभी भी उसको गाइड नहीं करेंगे. वो यही चाहेंगे कि इसको डांट पड़े और ये वो लर्न करेगा इस तरह से. वो खुद से कभी भी उसको टिप्स नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते थे जब आपका काम नहीं है तो आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, जबकि कुछ लोग होते हैं जो लर्न करना चाहते हैं. तो यहाँ पे ना डिफरेंट जो है वो जोन बन जाते हैं आपके नेचर के उस हिसाब से जो है आप अपने एम्प्लॉयज को टैकल करो. ठीक है, अच्छा अब ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन. अब जैसे ऑनलाइन काम हो रहा है,
आपका एक ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे है, सो हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट ओवर देयर, इधर भी आपको एथिक्स का और रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत ख्याल रखना होता है। जैसे मैं अक्सर जो है वो व्हाट्सएप से रिलेटेड जो सबसे बड़ा मसला बनता है कि ग्रुप बने हुए हैं हम सबके, तो किसी भी बच्चे को लोकेट करना हो तो बच्चों ने व्हाट्सएप पे, बच्चों ने क्या अक्सर जो होते हैं एम्प्लॉयज, उन्होंने व्हाट्सएप पे ना अपना प्रॉपर नेम ही नहीं लिखा। जैसे अभी आपकी क्लास में से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई प्रॉपर नेम नहीं लिखा हुआ। जैसे अभी अमार गुल है, इन्होंने अपना प्रॉपर नेम लिखा है, मींस दैट कि इनका नंबर मेरे पास सेफ ना भी हो, इनके नंबर के इनके नेम से मैं इनको डिटेक्ट कर सकती हूँ। फिर अक्सर ने नहायत ही गैर बट ऐसे इमेच्योर नेम्स रखे हुए हैं। आप उसामा इफ्तिखार ने प्रॉपर नाम रखा हुआ है, गुफर